This conference will now be recorded. इति सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक कृष्ण सप्तमी दिनांक 7 डिसेंबर 2020 चरक सूत्र अध्याय 27 शंखं चक्रं जलौकान् तततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदशकद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अन्नपानैकदेशोऽयम् उक्तप्रायोपयोगिकः द्रव्याणि न हि निर्देष्टुं शक्यं कार्त्स्येन नामभिः। तर्हि अयं प्रायोपयोगिकः अन्नपानैकदेशः अत्र उक्तः। सर्वाणि द्रव्याणि कार्त्स्येन नामभिः निर्देष्टुं न शक्यम्। तर्हि अस्य विस्तरः बहु वर्तते। अतः प्रायोगिकयौगिकः यः अन्नपानैकदेशः सः अत्र उक्तः। सर्वेषां निर्देशः कार्त्स्येन निर्देशः न शक्यः इति। तत् यथा नानौषधं किञ्चित् देशजानां वचो यथा द्रव्यं तत्तत् तथा वाच्यम् अनुक्तं यद् तर्हि न अनौषधं किञ्चित् इति देशजानाम् इति यद्वचः एवमेव प्रकारेण द्रव्यं तत्तत् तथा वाच्यम् अनुक्तं यद् द्रव्यम् अनुक्तं तत्तत् तथा वाच्यं भवेत्। तो कौन सा भी द्रव्य औषध नहीं ऐसा नहीं है, अनौषध है ऐसा नहीं है। ऐसा जैसा सभी देशज द्रव्यों के बारे में निर्देश किया जाता है, उसी प्रकार से जो जो द्रव्य यहाँ पे अनुक्त है वो उस प्रकार से बताना चाहिए। तो ये थोड़ी दिक्कत की बात रहेगी और अभी के समय में खास करके जब हम ग्लोबल आयुर्वेद का विचार कर रहे हैं तो इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो गया है। अथ कथं हि अत्र अकीर्तितान्नपानस्य तर्हि गुणा निर्दिष्टव्या इति यथा इत्यादि येन केन पुनः यथा येन प्रकारेण नानौषधं किञ्चित् इति पूर्वार्धः प्रोक्तं तथा तेन प्रकारेण अनुक्तं द्रव्यं वाच्यं गुणतः इति शेषः। तदेव अनिर्दिष्टद्रव्यस्य गुरुकरत्वादि कथं नियमिते देशजानां वचो यथा इति। देशजाः देशान्तरीयाः तद्देशीयवचनात् ते गुरुकर्त्वादयो ज्ञेया इत्यर्थः। किं वा देशजा
यथा तत्तद्रव्यं व्यवहरन्ति इदं मधुरम् इदम् अम्लम् इत्यादि तत्प्रतिपद्य मधुरत्व अम्लत्वात् प्रतिपन्न पृथिव्याद्यस्य कारणम् इति पृथिव्यादीनां गुर्वादिगुणगणेन कर्मणा च रसोक्तेन तद्व्यक्तम् इत्यर्थः। तो ये काफी मुश्किल ही मामला है और अभी की ये बड़ी समस्या है कि आयुर्वेद के बारे में जब हम ग्लोबली विचार कर रहे हैं तो उसके बारे में किस प्रकार से सोचें। चर शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रियाः लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा चास्मिन् परीक्षित। तो उसमें किन किन भावों का परीक्षण किया जाता है। चरः शरीरावयवाः, चर स्वभाव धातवः क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारः मात्रा। ये बाकी स्पष्ट है। चर और अचर ऐसा भेद करना जरूरी है, ऐसा लगता है। ये शरीरावयव के विशेषण नहीं है। शरीरावयवाः कौन से है, वो स्वभाव क्या है, धातु कैसे है, क्रिया कैसी है, लिंग प्रमाण संस्कार मात्रा, इन सभी का इसमें परीक्षण किया जाता है। चरहा अनूप जल जलाकाश धन्वाद्यो भक्ष संविधि। तो ठीक है। तो चर क्या है, तो अनूप जल आकाश धनु धन्व वगैरह वगैरह, ये भक्ष संविधि। भक्ष भक्ष तो अनुपचर है, जल में जलचर है, आकाश में भ्रमण करने वाले हैं, धन्व या जांगल देश में भ्रमण करने वाले हैं, और फिर उसी प्रकार का भक्ष्य वो सेवन करते हैं। जलजानुपजाश्चैव जलानुपचराश्च गुरुभक्षाश्च ये सत्वाः सर्वे ते गुरुवस्वताः। तो ये जो जलज है अनुपज है, तो पानी में विहार करने वाले और अनुपदेश में विहार करने वाले जलानुपचराश्च ये, और ये जल और अनूप इन दोनों में भ्रमण करने वाले हैं। गुरु भक्षाश्च ये सत्वाः, और जिनका भक्ष्य गुरु होता है, ते सर्वे गुरुवस्मृता, वो सभी गुरु समझ लेने चाहिए। लघु भक्षास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिण, जिनका भक्ष्य लघु है और जो धन्वज और धन्वचारी इस प्रकार के है, उनका लघु समझ लेना चाहिए। तो देश कौन सा है, पानी में भ्रमण करने वाले हैं, अनुप्रदेश में भ्रमण करने वाले हैं, या उन दोनों में भ्रमण करने वाले हैं, और जिनका भक्ष्य गुरु है वो सभी गुरु इस प्रकार से समझ लेने हैं। और जिनका भक्ष्य लघु है, जो धन्व या जांगल प्रदेश में उत्पन्न हुए हैं, धन्वचारी इस प्रकार के हैं, जांगल देश में भ्रमण करने वाले, उनका लघु इस प्रकार का। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि इसके आधार पर गुरु लघुत्व के बारे में सोचा जा सकता है। शरीरावयवा शक्ति शिरस्कंधादयस्तथा शक्तिमांसात् गुरु स्कंधस्ततः क्रोडस्ततः शिरः वृषणौ चर्म मेढ्रं च श्रोणी वृक्कौ यकृद्गुदं मांसात् गुरुतरं विद्यात् यथा स्वं मध्यमस्ति च। तो शरीर अवयव जो है, शक्ति शिरस्कंधादि, शक्ति मांसात् गुरु स्कंधा, तो शक्ति मांस से स्कंध जो है ज्यादा गुरु है, तथा क्रोड़, फिर उससे भी ज्यादा गुरु क्रोड़ इस प्रकार का है, तथा शिरा, और उससे भी ज्यादा गुरु शिर है। क्रोड़ का क्या मतलब है, ये एक बार लघु कोश में देखोगे, रामायण लघु कोश में। तथा शिरा, तो भेषा उससे भी गुरु है। वृषणो चर्म मेढ्रंच श्रोणी युक्तो यकृद्गदम मांसात् गुरुतरम। वृषण चर्म मेढ श्रोणी वृक्क यकृद्गुद, ये मांस से गुरुतर इस प्रकार है, यथा स्वम मध्यमस्ति च।
और अस्थि मध्यम गुरु इस प्रकार का समझना चाहिए। अन्य तो मध्यम इत्य अंतराधि, मध्य और अस्थि ये अलग अलग है। तो शरीर मध्य जो है वो अंतराधि और अस्थि इति अस्थि स्थितम मांसम, अन्यत् मध्यमिति अस्थि मध्यगतं मज्जानं ब्रुवते तन्नाति सुंदरम तस्य उत्तरत्र धातु गौरव कथनेनैव लब्धत्वात्। तो मध्य का शरीर मध्य लेना ज्यादा बराबर है, और अस्थि तो अस्थि संबद्ध मांस, वैसे अस्थि नहीं खाता खाया जाता इस प्रकार से। मांस के बारे में सोचेंगे ऐसा, पर वनस्पति का कैसा सोचेंगे अनुक्त के बारे में। हाँ, आगे आगे देखते हैं। अगर वनस्पतियों के बारे में इस प्रकार से कुछ सोच है, क्योंकि चरत्व वनस्पतियों में संभव नहीं है, अवयव संबंध है, धातु और बाकी जो है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, स्वभाव ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मुद्ग और माश के बारे में, स्वभाव के बारे में बताया इस प्रकार का गया। तो देखते हैं अगर आगे कुछ मिलता है उसके बारे में तो, नहीं तो ये थोड़ा सोचना ही पड़ेगा इस प्रकार से। स्वभावान् लघवो मुद्गाः लावक तथा लावकपिञ्जलाः स्वभावद्गुरो माशाः वराह महिषाः। तो मुद्गय स्वभावतः लघु है, और लाव और कपिंजल ये भी स्वभावतः लघु है, और माश स्वभावतः गुरु है, एवं वराह और महिष ये भी स्वभावतः गुरु इस प्रकार के हैं। तो चर के बारे में नहीं बताया, वनस्पतियों के बारे में वो संभव नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। धातूनां शोणितादीनां गुरुविद्या तिथोत्तरम् अलसेभ्य विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः। तो शोणितादि जो धातु है उत्तरोत्तर गुरु इस प्रकार के हो जाते हैं। तो जो मज्जा के बारे में टीका में जैसे रेफरेंस आया था, मध्यस्थि का मतलब अस्थि का मध्य यानी कि मज्जा, वो बेहतर नहीं लगता कि इसमें वो समाविष्ट हो जाता है। हाँ। तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद वगैरह ज्यादा गुरु इस प्रकार के होते जाएंगे, और मज्जा और इससे भी ज्यादा गुरु शुक्र इस प्रकार का हो जाएगा। अलसेभ्य विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रिया। जो बहुक्रिया इस प्रकार के पानी प्राणी है, बहुत ज्यादा चेष्टा करने वाले, वो विशिष्ट होते हैं तो लघु होते हैं। जो बैठ के रहने वाले इस प्रकार के प्राणी प्राणी है उनकी अपेक्षा, तो जिनकी हलचल ज्यादा है वो लघु इस प्रकार के रहेंगे, और जो लेजी है, अलस वाले है, वो गुरु इस प्रकार के रहेंगे। गौरवम लिंग सामान्य पुंसाम स्त्रीणां तु लाघवम्। अगर लिंग समान है तो पुंसाम गौरव, जो मेल है वो ज्यादा गुरु होते हैं, स्त्रीणां तु लाघवम्। लिंगेन्ते ज्ञायन्ते गवायतयः अनेन इति लिंगम जाति। लिंग सामान्य जाति सामान्य, क्योंकि लिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर आगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस प्रकार से बताते हैं, हाँ, तो जाति सामान्य ये लेना बराबर है कि एक ही जाति में पुरुष जो है वो गुरु, और स्त्री जो है वो लघु इस प्रकार की है। एतच्च चतुष्पादाभिप्रायेण बोद्धव्यं पक्षिषु विपर्या यदाह हारिता चतुष्पादेषु लघ्वी स्त्री विहंगेषु लघु पुमान्।
चतुष्पाद में स्त्री ज्यादा लघु इस प्रकार की है और विहंगों में पुमान लघु है इस प्रकार से। स्त्रियश्चतुष्पात्सु पुमान् विहंगेषु लघु इति। पुंसाञ्च गौरवे अत्यर्थगुरोः शुक्रस्य आरम्भकस्य भूयस्त्वं हेतुं ब्रुवते किन्तु स्वभावस्तत्र हेतुः अपवादः इति पश्यामः विहंगेषु दर्शनात्। तो चतुष्पाद प्राणियों में स्त्री लघु है और पुरुष गुरु है, लेकिन विहंगों में पुरुष लघु है और स्त्री गुरु इस प्रकार की है। शायद ये परिस्थिति होगी कि पुरुष का विहार करके सब लेके आना, खाद्य या बाकी घर बनाने के लिए सामग्री लेके आना, ये पुरुष पक्षी का काम है और स्त्रियां सिर्फ उसको जोड़ती रहती है या खिलाती रहती है जो भी खाना लाया गया है उसको खिलाना। तो ये शायद महत्वपूर्ण रहेगा कि पुरुष पक्षी जो है वो ज्यादा विहार करते हैं, इसलिए वो लघु इस प्रकार के रहेंगे। गुरुणां लाघवो विद्यात् संस्कारात् स विपर्ये गृहेर्लाघा यथा स्युः यथा च स्युः सत्त्वानां सिद्धिपिण्डकाः। तो संस्कार में विपर्य इस प्रकार का हो जाता है, गुरु का लघु हो जाता है और सविपर्य तो लघु का गुरु भी हो सकता है। व्रीहि से लाजा बनेगी वो लघु बनेगी, सत्वना सिद्ध पिंड कई जो बनेंगे तो गुरु हो जाएंगे। अग्निपातिताः पिंडाः गुरोरपिर्विहेः संस्कारात् लाजा लघवा इत्यर्थः। तो ये अहम बात इस प्रकार की रहेगी कि गुरु लाघव ये संस्कार से बदल सकता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अल्पादाने गुरुणांच लघूनां चाति सेवने मात्रा कारण उद्दिष्टं द्रव्याणां गुरुलाभ। तो द्रव्य के गुरुत्व और लघुत्व के लिए मात्रा ये कारण है। अल्पादाने गुरुणांश, अगर गुरु पदार्थ भी थोड़ी ही मात्रा में ले लेंगे, लघुनांश चाति सेवने तो लघु ही रहेंगे और लघु ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो वो भी गुरु इस प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ मात्रा कारण है द्रव्याणां गुरुलाभ। गुरुणाम अल्पमादेयम लघुनाम तृप्तिरिष्यते। तो गुरु जो है वो थोड़े ही लेने हैं और लघु जो है तृप्ति होने तक ही खाने हैं, उसके आगे नहीं खाना है, अति सेवन नहीं करना। मात्रा द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निम अपेक्षते। मात्रा द्रव्य पर निर्भर है और मात्रा अग्नि पर निर्भर है। तो गुरुणामृत सुवित्यम लघुनाम नाति तृप्तता मात्रा प्रमाण निर्दिष्टं सुखं यावद् विदीर्यते, ये जो वाग्भट में बताया गया है कि अर्ध सवित्तीय गुरु पदार्थों के लिए है, जितने से तृप्ति होगी उससे आधा ही खाना खाना है। और लघु जो है नाति तृप्तता, ज्यादा तृप्ति न हो यहाँ तक खाना है। यहाँ पे लघु नाम तृप्ति रिष्यते, लघु द्रव्य की तृप्ति होना ठीक है, अति तृप्ति निषिद्ध है। तो मात्रा द्रव्य के ऊपर निर्भर है और मात्रा अग्नि के ऊपर निर्भर है। ये बड़ा भेद है आयुर्वेद और एलोपैथी में। वहां ज्यादा जिक्र किया जाता है वो आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर ज्यादा जिक्र किया है। इतने कैलोरीज की आवश्यकता है वो लेनी चाहिए, उतने कैलोरीज के जो द्रव्य होंगे वो बचाने का सामर्थ्य अग्नि में है या नहीं है उसके बारे में सोच ही नहीं है। तो ये लेना है, 2 अंडी लेना है, 4 अंडी लेना है वगैरह इस प्रकार से बताते रहते हैं। और वैसे डाइजेशन के क्राइटेरिया वहां पे बताए नहीं गए, जैसे उत्साह हो गए तो ये जो हमारे यहाँ डाइजेशन के बारे में बात हुई वो उसके बारे में कहा, कहीं बहस एलोपैथी में इस प्रकार की नहीं है। तो ये दोनों में काफी अंतर इस प्रकार का है और हमारे हिसाब में सुखम यावत विजीर्यति मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम, जो आसानी से जिसका पचन हो जाए वही खाना खाना चाहिए। हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है इसलिए इतना खा लेना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि उससे फायदे से बगैर नुकसान ही होगा।
और जितना चाहिए उतने से कम नुकसान तो नहीं होगा, वो भली भांति पचन तो हो जाएगा। अग्नि बढ़ेगा तो फिर ज्यादा ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा उसमें अंतर है। बलम आरोग्यम आयुष्च प्राणाष्टाग्नौ प्रतिष्ठिताः अन्नपानेन धनैश्चाग्निर्ज्वलति व्येति चान्यथा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बल, आरोग्य, आयु और प्राण ये सभी अग्नि पर प्रतिष्ठित है। तो अग्नि आयुर्वेद की एक अहम संकल्पना है। और जैसे कि हमारे यहाँ चाक्षाग्नि, दात्पन्य और भुक्ताग्नि ऐसे तीन कंसेप्ट्स है, और ये शरीर में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आहार हमने ले लिया उसका पचन होके सार्किट विभाजन हो गया। आधुनिक विज्ञान के डाइजेस्टिव सिस्टम में यही सिलसिला खत्म हो जाता है। उसके आगे के बारे में सोच इस प्रकार की नहीं है। और हमारे शास्त्र में उसके आगे आहार रस पर रसधात्वग्नि की क्रिया, फिर रक्त पोषक अंश, उसके ऊपर रक्तधात्वग्नि की क्रिया वगैरह वगैरह, ये सिलसिला चलता रहता है। और इस बीच भौताग्नि की भी क्रियाएं होती रहती है। तो पचन की प्रक्रिया रुक नहीं गई। एक बार सार्किट विभाजन हो गया, बस आगे कुछ पचन का सोचना नहीं है, ऐसे आयुर्वेद की स्थिति में। और इससे शरीर में पूरे भावों का निर्माण आहार से होता है। साक्षात होगा या परंपरा से होगा। साक्षात सिर्फ आहार रस निर्माण होने वाला है, और परंपरा से रसादि धातु और पंचभौतिक अंश इस प्रकार से निर्माण होते रहेंगे। और ये एक अहम चीज है। तो अग्नि की संकल्पना, आयुर्वेद की मूल संकल्पना इस प्रकार की है। और उस पर बल, आरोग्य, आयु, प्राण ये चार भाव निर्भर इस प्रकार के हैं। तो अपने अग्नि के बल के अनुसार ही आहार लेना बहुत जरूरी है। उससे कम ज्यादा इस प्रकार से ले लेंगे तो फिर मुसीबत इस प्रकार की होगी। और हमारा जो बल है वो भी अग्नि के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। अभी कोविड-19 सिचुएशन में जो लोग एडमिट हुए थे उनके लिए जैसा रेगुलर खाना रहता है वैसा ही खाना था। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में भोजन, रात में भोजन, इस प्रकार का। उसको बुखार है नहीं है, उसका अग्नि अच्छा है नहीं है, उसके बारे में कुछ भी सोच अलवत में नहीं। और हमारे हिसाब में तो पहले चिकित्सा लंघन होनी चाहिए। वहां एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम न हो, इसके लिए खाना जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। और ये सिलसिला काफी अन्य रोगों में भी चलता रहता है। खास करके डायबिटीज में देखा जाता है कि डॉक्टर बताते हैं ब्रेकफास्ट लेना है और ब्रेकफास्ट के साथ ये दवा लेनी है। तो भूख है नहीं है, पहले दिन का अन्न पचा हुआ है नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं। गोली लेनी है इसलिए दवा लेनी है, होगा इसलिए खाना खाना है। तो लोगों के लिए भी ये निमित्त हो जाता है कि हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि खाना खाना ही है, इसके बगैर गोली नहीं लेनी है, इस प्रकार से। वो जो खाना खा रहे हैं वो अगर भूख नहीं है, अग्नि अच्छा नहीं है, तो उसका परिणमन आम में होता रहता है। और रोग की निरंतर प्रक्रिया हाँ चलती रहती है इस प्रकार से। प्रोटीन म्हणून रोज एग्स खायला घेतले घातले कोविड पेशंटला या
तो ये बड़ी समस्या है। अभी लोगों की सोच भी उसी प्रकार की हो गई है कि खाना नहीं खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे इम्यूनिटी अग्नि पर आधारित है। बोला जो है भ्रूण का वो अग्नि पर निर्भर इस प्रकार का है। ये एक अहम मुद्दा उठाया था, मांस के बारे में सोचेंगे ऐसा, पर वनस्पति का कैसा सोचेंगे अनुक्त के बारे में। तो हमें शायद वृक्षायुर्वेद वगैरह ग्रंथों में से वनस्पतियों में जो धातु मल वगैरह एक प्रकार के हैं, दोष धातु मल, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ। और उसकी सिमिलैरिटी प्राणियों से कैसी है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी उनके बारे में सोच सकेंगे। और किस अंग का प्रयोग करना है, उपयुक्त अंग कौन सा रहेगा, इसके बारे में कैसे सोचना है। फणसलकर जी का एक कहना था कि जो मूल है वो आंतों जैसे काम करते हैं। अंतर में जैसे रस का शोषण इस प्रकार का होता है, उसी प्रकार ये मूल जो है वो जमीन से या जमीन में से पानी से जो रस वनस्पति के लिए आवश्यक है उसका शोषण इस प्रकार के करते हैं। तो अगर आंतों पर हमें काम करना है तो मूल का प्रयोग करना है। दशमूल वगैरह जो मूल वर्ग आए हैं ये आंतों पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ऐसा एक उनका कहना था। वैसे भी बीज और फल ये शुक्र धातु पर काम करते हैं, ऐसे भी सोच है। चतुर्बीज जैसा कल्प, मृतिका चंद्र सूरज चकारा वाणी का। तो ये वेणुगोपाल शास्त्री जोशी जी का एक फेवरेट कल्प था, और उनका कहना था कि शुक्र धातु पर इसकी बहुत अच्छी क्रिया इस प्रकार की अग्निवर्धन करती है वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार से हाँ, ये जो पर्ण है वो श्वसन का काम करते हैं बॉटनी के हिसाब से। तो जो ब्रीदिंग पैटर्न वृक्षों में होता है या वनस्पति में होता है वो पर्णों के आधार पर होता है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि पत्तों का इस्तेमाल खास करके हमारे लंग्स के लिए करें। और उसी ढंग से वृंत जो है, फल के वृंत हो या वर्ण के वृंत हो, स्रोतस का काम करने वाले इस प्रकार। पथ्यावृंत शते इस प्रकार का जो बताया गया है कि पांडुरोग में घृता आया है। तो स्रोतस अगर दुष्ट है, स्रोतस अगर अवरुद्ध है, तो इस प्रकार के वृत्त का प्रयोग करना है। तो काफी हद तक इस प्रकार से सोच सकते हैं। फिर भी वनस्पति का उपयुक्त अंग एक अलग चीज होती है, और उपयुक्त अंगों के गुण कर्म विभिन्न होते हैं। तुलसी में पत्ते कफग्न है लेकिन बीज पित्तग्न है। दोनों का प्रचलन अलग 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 तरीके से चलता रहता है। तो हम किस कार्य को बढ़ावा देना चाहते हैं उसके आधार पर ये थोड़ा सा रहेगा कि किसका प्रयोग करें किसका नहीं करें। तो बल, आरोग्य और आयु और प्राण ये सभी अग्नि पर निर्भर इस प्रकार के हैं। तो प्राण शोणित ही अनुवर्तते, ये जो सूत्र स्थान 24वें अध्याय में बताया, वो भी इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्राण ये अग्नि पर निर्भर इस प्रकार के हैं। और अन्नपान रूपी ईंधन मिलने से अग्नि ज्वलित होता है या जलते रहता है। व्यति चांद था, अगर वो ईंधन प्रॉपर नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो शांत हो जाता है। तो जितना खाना चाहिए, जिस तरीके का खाना चाहिए वो हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर खाने के हम जी सकेंगे। तो ये लंघन जो करवाना है वो किस हद तक करवाना है, कैसे करवाना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
तो अगर अग्नि को ईंधन नहीं मिलेगा, अन्नपान रूप जो ईंधन है वो नहीं मिलेगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो जैसे समिधा घी लगा के अग्नि में डालते रहते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होता रहता है, उसी प्रकार अन्नपान ईंधन नहीं, वो उसको पुष्टि करती रहनी चाहिए, उस अग्नि की पुष्टि करते रहना चाहिए, ताकि वो बुझ न जाए इस प्रकार से। तो ये एक अहम कंसेप्ट है, और इसके जरिए सभी जो सिस्टम्स है उसका आहार से संबंध निश्चित हो जाता है। वांग्याची भाजी केवळ वृत्ता सहित खातात, वो ज्यादा अच्छा है। भोजनम दिग वार्ताकम वार्ताकम दिग वृंतकम सवृंतम दिग तैलाढ्यम सतैलम दिग रामठम, ऐसा एक श्लोक प्रख्यात है कि अगर भोजन में वार्ताक नहीं है तो उस भोजन का धिक्कार हो। और वार्ताकम दिग वृंतकम, उसमें अगर वार्ताक है तो वो वृंत सहित होना चाहिए। सवृंतम दिग तैलाढ्यम, अगर वृंत है तो उसके साथ तेल भी होना चाहिए, और अगर तैल है तो हिंगू उसमें होना चाहिए। इस प्रकार के भारंगी से उदाहरण श्वास रोगात उपयोगी होण्यासाठी चांगले आहे, कारण तिची मुळे लंग प्रमाणे असतात। ओके। मैंने देखे नहीं है, एक बार पिक्चर मिलता है तो बीएसवीसी में डाल दो कि मूल और लंग जैसे है, इस प्रकार से। तो बैंगन की जो सब्जी है वो एक अहम इस प्रकार की बताइए, वाताकन कफवातक न, और ये कफवातक न है, लोग वातकर समझते हैं। One should have food twice a day after the age of 40 is what I read in one of your books, Ayurvedic Lifestyle, the Key to Health. हे सायं प्रातः मनुष्याणाम् अशनं श्रुति चोदितं नान्तरा भोजनं कुर्यात् अग्निहोत्र समो विधि, ये श्लोक है, प्रख्यात श्लोक है। तो 2 ही बार खाना खाना चाहिए, बीच में खाना नहीं खाना है। लेकिन मैंने जिक्र किया है कि आप दूध या फल अलग से ले सकते हैं। यामवद्धेन भोक्तव्यम याम युग्मन न लगे, 3 प्रहर के बीच, 3 आवर्स के पहले कुछ नहीं खाना है, और 6 घंटे तक भूखे नहीं रहना है, ये दूसरा है। याम युग्मन न लगे। तो अगर सुबह का खाना 10 साढ़े 10 बजे हो गया और रात का खाना हम 6:30 7 बजे खाने वाले हैं, तो ये 6 घंटे से ऊपर हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं? तो फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ऐसा है। अभी तो प्रचलन चाय की है इसके बारे में। तो 2 ही दफा खाना खाएंगे तो उसका जरूर फायदा होगा, ऐसा है, पाचन सुलभता से हो। अभी जो ये दीक्षित डाइट का है सिलसिला चल रहा है, और उन्होंने भी 2 ही बार खाना खाने के बारे में जिक्र किया है, वो आयुर्वेद से सुसंगत है। सिर्फ उसमें कुछ भी खाओ, ये जो बताना है वो ठीक नहीं है। लेकिन लोगों का मानना है कि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे कि यही चीजें खाओ, और दिन में ज्यादा बार खाते रहते हैं, तो भी मुसीबत है। तो 2 ही दफा खाओ, इसको महत्व देना। क्या खा रहे हैं इसको थोड़ा गौण भाव कर देना। बाद में अपने आप लोग समझ जाएंगे, और जो परहेज का खाना है वही खाएंगे, ऐसा एक उसकी सोच है, उसके पीछे सोच है। पहले ये ब्रेक करना है कि 4-5 बार से या दिन भर खाते रहना, ये इस आदत से छुटकारा पाना है। और फिर 2 ही बार खाना खाएंगे, उसमें जो चाहे आपको वो खाओ। फिर उसमें दाल रोटी सब्जी वगैरह ऐसा ही खाओ वगैरह, इस प्रकार का आके परिवर्तन करना है। लेकिन ऐसी स्थिति है कि जिनको ज्यादा खाने की ही इच्छा रहती है,
और परहेज करने की इच्छा नहीं रहेगी, वो फिर भी मानेंगे नहीं। तो पत्ते फोटोसिंथेसिस यानी उनका अपना खाना बनाते हैं, तो पत्ते के यूज से क्या कर्म समझेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए। ये जो प्रोसेस है कि ये ऑक्सीजन लेते रहते हैं दिन में और रात में छोड़ते रहते हैं, और ये सूर्य किरण जब होंगे तो फोटोसिंथेसिस के जरिए उनका क्रिया होता रहता है, उनकी क्रिया होती रहती है इस प्रकार से। और खाना निर्माण करना, अभी वनस्पतियों के बारे में दो तरीके से इनपुट्स आएंगे। एक दिन में धूप, ये एक इनपुट इस प्रकार की रहेगी, और हवा, और मूल से जो पोषण है उसका वो आता रहेगा इस प्रकार से। वैसे सभी जीवन वालों में, सजीवों में एक खाना पीना और वायु, ये सभी रहते हैं, और धूप का कोई रोल इस प्रकार का रहता है। तो वास्तव में स्थिति है कि ये अलग अलग है। खाना पीना हम मुंह से लेते हैं, जो श्वसन है, वायु है, वो मुख और नासा से लिया जाता है, और धूप का जो है वो त्वचा से किया जाता है इस प्रकार से। लेकिन इन सभी का मेलजोल है, विद्या का किरणाम इस प्रकार का हेमंत शिशिर ऋतु में आया है कि युक्ति पूर्वक अर्क किरण का सेवन करें, सूर्य किरण का सेवन करें इस प्रकार से। तो सजीवों के जीवन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, ये अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे अहम महत्व दिया जाता है वो खाने पीने को दिया जाता है। लेकिन उससे भी पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे भी हवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा के बगैर या श्वासोच्छ्वास के बगैर हम कुछ मिनट भी नहीं जीवित रह सकते। ये इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की। और वास्तव में ऐसा है कि ये पानी हो, हवा हो, ये निर्जीव इस प्रकार का है। पानी के बारे में रसिक पावस्कर ने ये सवाल उठाया था कि पानी पानी को निर्जीव मानेंगे या नहीं मानेंगे इस प्रकार से। और एक तरीके से ये महाभूत साक्षात लेना बाहर से, जो अन्न में जो महाभूत है वो प्रोसेस्ड है, चाहे हम वनस्पतियों का प्रयोग करें चाहे प्राणी आहार का प्रयोग करें, लेकिन वो महाभूत मूल महाभूत इस प्रकार के नहीं है। जो हम हवा से या पानी के स्वरूप में ले रहे हैं वो मूल महाभूत इस प्रकार के रहेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस रहेंगे। हम तो समझते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह ऐसे भी वायु इस प्रकार के है। तो ये हवा, पानी और खाना, ये तीनों का मेल होना चाहिए इस प्रकार से है। वृक्ष द्रव्य मीन्स विच वेर इन यूज ऑफ फल या बीज, ये बीज होने के कारण शुक्र को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के। और मेथिका चंद्र चौरश्चत काला गज यवानी का ये जो चार बीजों का चूर्ण है, चतुर्बीज, वो काफी इस्तेमाल में लाते थे। वनस्पतीच्या अंगांचा व मानव अवयवाच्या आकारावरून काही संबंध आहे असे म्हणतात, खरे आहे का?
गुळवेल पर्ण हृदयावर, अक्रोड मेंदूवर वगैरह वगैरह। कुछ हद तक ले सकते हैं। सभी तरीके से वही होगा ऐसा बताना काफी मुश्किल है, लेकिन मेंदू की रचना, मस्तिष्क की और अक्रोड, ये काफी सिमिलरिटी इसमें है। गुड़ची का पत्ता और हृदय का आकार एक जैसे है, तो उसके आधार पर बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा ये इसके ऊपर काम करेगा वगैरह वगैरह। हाँ, मैं जो विषय बता रहा हूँ वो काफी गहरा है, ज्यादा बहस उसके बारे में। रत्ताड़ी पैंक्रियाज, ये तो मैंने पहली बार सुना। तो जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये एक अहम मुद्दा है। हम समझते हैं कि अन्न जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें संदेह नहीं है, अन्न तो आवश्यक है ही, लेकिन अन्न से भी ज्यादा हवा आवश्यक है। जो अभी ऑक्सीजन इस प्रकार का कहा जाता है हवा में से, उसके बगैर जी नहीं सकते, ये वास्तव इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना आएगा। और इनका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो एक बार देखना पड़ेगा। एलोपैथी में फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, फोकस्ड अप्रोच है, और होलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल नहीं है। ये सभी का एक जगह विचार कैसे करें, या एक दूसरे से संबद्ध इस प्रकार का विचार कैसे करें, उसके बारे में बहस नहीं है। हृदयाचा साहित्यिक आकार गुळूची पत्रासारखा आहे, हृदय तर मिटलेल्या कमळाप्रमाणे असते। साहित्यिक, ये तो उपमा ग्रंथों में ही दी है कि कमल इस प्रकार का जैसा है। तो कमल और हृदय इनका संबंध है क्या, ये एक प्रकार से देख सकते हैं थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार का है कि ये एक वनस्पतियों के द्वारा हमारे शरीर आवरण के बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक थोड़ा सा प्रयास इस प्रकार का हो सकता है। वहां पे जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म शरीर में किस धातुओं के आधार पर, किस सिस्टम के आधार पर हो रहे हैं, ये अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एज पर पांचभौतिक संकटन ऑफ शरीर, वाटर इज मोर इन ह्यूमन। हाँ, लेकिन बाकी प्राणियों में कितना पानी रहता है, क्या रहता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी ऑस्मोसिस जैसी प्रक्रिया वनस्पति में दिखी जाती है, वहां आज तक इस बात का पता नहीं चला है कि पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। अगेंस्ट ग्रेविटी नारियल जैसे पेड़ में, जो काफी 50 100 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं, वहां तक मूल से लिया हुआ पानी वहां तक कैसे पहुंचता है, ये कैसी स्थिति है। तो उसका पता अभी तक चला नहीं है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है उसका ट्रांसफर। तो अगर वहां पे हो सकता है, वो धीरे धीरे होता रहता है, एकदम नहीं होता है इस प्रकार से, तो अन्य जगह भी ये प्रयोग में ला सकते हैं क्या, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। वनस्पति का कौन सा अंग यूजफुल है, इसके लिए कैसे समझेंगे, थोड़ा कंपैरिजन ही करना पड़ेगा।
वनस्पति के अंग और हमारे अंग, इनमें कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि हमारे जैसे कर्म वाले कौन से अंग वनस्पतियों में है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो शायद उस अंग का प्रयोग हमारे उस अंग के लिए करेंगे, ऐसा थोड़ा सा है। अभी जैसे सजीवों में, प्राणियों में रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र इस प्रकार के धातु होते हैं, उस प्रकार से वनस्पतियों में इस प्रकार के धातु होते हैं क्या, ये भी एक सोच की बात है। उपधातु होते हैं क्या, ये भी एक सोच की बात है। और जैसे यहाँ पे सिस्टम्स बताते हैं, उसी प्रकार से सिस्टम्स वहां पे होते हैं क्या, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी जो इस प्रकार से एलोपैथी आधुनिक विज्ञान इसके बारे में सोचते रहता है, वह एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि कैसे उसके बारे में हम सोचेंगे। तो आधुनिक विज्ञान के सोचने का एक अलग ही आयाम है, और जो माइक्रोस्कोप के जरिए बना है। माइक्रोस्कोप से परे जाएंगे तो शायद होलिस्टिक अप्रोच होगा, ये सर्वांगीण दृष्टिकोण हो सकता है, इस प्रकार से फोकस अप्रोच को छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल जो अप्रोचेस है वो तो फोकस्ड अप्रोच या सीमित इस प्रकार का अप्रोच है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये दोनों किस प्रकार से हम समझेंगे, इसमें कंपैरिजन किस प्रकार से कर सकेंगे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बॉटनी और जूलॉजी ये अलग ही सब्जेक्ट हुए हैं अभी फिलहाल। बायोलॉजी एक साइंस रहेगा, उसमें बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। मुळे म्हणजे मांसस्टेम, मुळे म्हणजे मांसस्टेम म्हणजे अस्थि, पाने म्हणजे रसरक्त, असं कुठेतरी वाचलेलं आहे। ओके. वनस्पती सजीव आहेत, त्यामुळे मुळापासून शेंड्यापर्यंत जीवनरस संचार, त्यांच्यातील जीवन शक्तीने शक्तीने अग्नी वायू मन आत्मा होतो। वनस्पतियों को भावनाएं होती है, इसके बारे में काफी बहस जगदीश चंद्र बोस इन्होंने किया था, और उनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था, वो नहीं मिला एक्चुअली। वो बर्बैक नाम के साइंटिस्ट को गया, बाद में ऐसा कुछ सुना है। लेकिन ये जो एक श्लोक चरक में आया है, अभिवादितस्तु विपरो नाशिशं संप्रयच्छति, श्मशाने जायते वृक्षा घृतकुंकुमसेविता, कि ब्राह्मण को नमन करने के बाद अगर जो ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देता है, वो श्मशान में वृक्ष बन जाता है, घृत और कंक के द्वारा सेवन किया जाने वाला। तो वो श्मशान के वृक्ष की एक खासियत इस प्रकार की रहेगी, और उस प्रकार का जन्म प्राप्त होना ब्राह्मण के लिए, ये इस श्लोक में बताया गया है। ते आत्मा, मन, उनका कर्म, ये सभी चीजें भी वनस्पतियों के बारे में भी होती है। जो 84 लक्ष्य योनि बताते हैं, उसमें वनस्पति और प्राणी दोनों तरीके की योनियां हैं। तो किसी का भी जन्म आ सकता है, ये है। चाहे हम पेड़ पौधे भी बन जाएंगे, चाहे कोई प्राणी बन जाएंगे,
चाहे मनुष्य प्राणी बन जाएंगे, सभी चीजें पॉसिबल इस प्रकार की। कहने का मतलब है 3 अहम मुद्दे हैं इसमें। एक अन्न, जो सजीवों से ही आता है, चाहे वनस्पति से हो चाहे प्राणी से हो, इस प्रकार का। दूसरी चीज है पानी, जो सभी के लिए आवश्यक इस प्रकार का होता है। और तीसरी चीज है हवा, जो श्वसन की प्रक्रिया है और उसका जीवन से संबंध, नजदीकी संबंध है. निर्जीव वस्तू सजीवाशी संपर्कात सजीव होतात असं म्हणता येईल का वस्तुमापासून जगतात. लेकिन उसमें भी जो संस्कार होते रहते हैं वो सजीवों के होते रहते हैं. भस्म बनाने की विधि हो तो वनस्पतियों में उसका खल किया जाता है, वनस्पतियों के उसमें फिर कुट वगैरह दिए जाते हैं. एक सुवर्ण माक्षिक ऐसा है कि जिसको केवल भूनते हैं और उसका भस्म बन जाता है और वो सीधा प्रयोग कर सकते हैं. नहीं तो बाकी सभी भस्मों के बारे में ऐसा है कि वो वनस्पति सजीव के द्वारा उसके ऊपर संस्कार होते रहते हैं और फिर वो हमारे लिए अच्छा बनता है, असिमिलेबल बनता है इस प्रकार से. तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है. झाडांना कर्स केले तर ते वाळते याचा मला अनुभव नुकताच आला. पिंपळ वृक्ष तोडू नये म्हणतात. घर बांधताना ते मध्ये येत होते. मी प्रयोग म्हणून रोज मी त्या झाडाजवळ रोज तू मधात येतोय त्यामुळे घर बांधता येत नाही असे रागावून बोलले. तर आश्चर्य खरंच ते चांगले 15 फूट झाड वाळून गेले. ये इसमें भी जिक्र किया है तारे जमी पर. वो ईशान के पिता को बताता है, माता पिता को, कि अगर कोई पेड़ इस प्रकार से नष्ट करना है तो उखाड़ते नहीं है, कोसते हैं, गालियां देते हैं, पेड़ अपने आप मुरझा जाता है. तो ये भी प्रयोग किए गए हैं और इस प्रकार से होता है. तो कहने का तात्पर्य उनको भावनाएं है, उसमें कोई संदेह नहीं है. तो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सभी चीजें हैं, लेकिन हम उस तरीके से देखते नहीं है पेड़ पौधों को और सोचते भी नहीं है कि हमारे वजह से उनको तकलीफ हो रही है इस प्रकार से. क्योंकि प्राणियों के बारे में वो तुरंत रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन नहीं दे सकते. ये इसमें अहम चीज इस प्रकार की है. पण हे वर्तन प्रशस्त वाटत नाही. ये भी सही है. ट्रांसप्लांट ये एक चीज हो सकती है इस बारे में. और बड़े बड़े वृक्ष इस प्रकार से एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर आरोपित किए जा सकते हैं. उसकी कुछ अलग सर्विसेज है, काफी महंगा है. और फिर भी बचेगा नहीं बचेगा इसके बारे में नहीं कह सकते. फिर भी उखाड़ देने से या इससे अच्छा है कि अगर वो रीइम्प्लांट कहीं दूसरी जगह पे करते हैं तो ज्यादा अच्छा है. One life once come on earth, then later keep on evolving, finally turned into human being. Like that, it shifted to 84 lakh times. It can be said as Adhyatmika explanation of evolution of Manav, human. मुश्किल है. इवोल्यूशन थ्योरी सभी मानते नहीं है. गणेश, तुम प्राइवेट में क्यों भेजते हो? मैंने बहुत बार बताया कि प्राइवेट में मत भेजो क्वेश्चंस. इवोल्यूशन थ्योरी जो है
वो भी वादग्रस्त है कि ये सही है या नहीं है इसके बारे में। सभी बीजों का एक साथ निर्माण हुआ ऐसा भी मानने वाला एक वर्ग है, और उत्क्रांति होती रही ऐसा भी मानने वाला एक वर्ग है। तो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मग सर्व वनस्पती सात्विक गुणाच्या आहेत का? ऐसा भी नहीं है। सत्वरजस तमस तरतम भाव रहता ही है। एक ब्रह्म तत्व इज ओमनी प्रेजेंट। Then every matter in the universe is sajiva. Only thing is every matter has different potential of expressing the sajiva character. हमारे ग्रंथों में तो लिखा है सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतन। तो जिसमें इंद्रिय है वो चेतन है, जिसमें नहीं है वो अचेतन, इस प्रकार के है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वनस्पति तमोगुण प्रधान, ये भी नहीं बता सकते। ये ब्रह्मदंडी या गोरखमुंडी वगैरह इस प्रकार की, या हिमालय की जो वनस्पति है वो सत्वगुण प्रधान इस प्रकार की भी है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये सब जगत मिथ्या इस प्रकार का है। इसमें सजीव और निर्जीव इस प्रकार के रहेंगे, और सभी को ये ब्रह्म तत्व व्याप्त, सभी में व्याप्त इस प्रकार, या व्यापक है ब्रह्म तत्व इन सभी का, इस प्रकार का है। और इसीलिए हम बताते हैं कि ज्ञानेश्वर ने जो भित्ति चलाई वो एक अक्षर इस प्रकार की या निर्जीव इस प्रकार की चीज होने के बावजूद उसको चला पाए। हाँ हाँ, तो ये अहम है कि ब्रह्म तत्व ही सब करने वाला है इस प्रकार का। अब सजीवों में व्यक्त है, निर्जीवों में व्यक्त नहीं है, नहीं इसका संबंध रहेगा। हाँ हाँ। और सांख्य तत्व ज्ञान के अनुसार ये प्रकृति का सब पसारा इस प्रकार का है, उसका ही विस्तार हुआ है। और उसको भली भांति समझेंगे, हाँ, तो शायद ये बात बनेगी कि पुरुष उससे अलग इस प्रकार का है। और वेदांत दर्शन के अनुसार परमात्मा ही मूल इस प्रकार का है, जो सभी का व्यापक इस प्रकार का है। एंड इसलिए ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। At higher conscious level, energy and matter are interchangeable, as read in Deepak Chopra. दीपक चोपड़ा ने हम ही से लिया है, ये तो सही है, ये इंटरचेंजेबल है, द्रव्य और गुण, द्रव्य और शक्ति इस प्रकार की। चलन वलन करणाऱ्या सजीवाच्या तुलनेने स्थिर असणाऱ्या वनस्पती तमोगुण प्रधान असे स्वीकारू शकतो का? लेकिन ऐसा है ना, ये उनकी खासियत है कि सजीव जो है, जो प्राणी जो है वो हिलने में समर्थ है, और वनस्पतियां वैसे हिलने में समर्थ नहीं है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने वाली नहीं है। ये मूलभूत भेद है उनका। उसके आधार पर तमोगुण ज्यादा है नहीं है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ब्रह्म तत्व निजवला सजीव करू निर्जीवला सजीव करू शकते असे अहिल्यारामच्या उदाहरणावरून। ये एक अलग है, और उसको श्राप मिला था और वो पत्थर बन गई थी इस प्रकार से, और उसीलिए उस पत्थर को, शिला को जब राम प्रभु के चरणों का स्पर्श हुआ तो फिर से अहिल्या बन गई इस प्रकार से। तो इंटरचेंजेबल है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये थोड़ी बहस चलती रहेगी। ठीक है, कल इसके बारे में बहस करते हैं।
आयुर्वेदः प्रकाण्डो निगदित इह शल्यतन्त्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनर्विवेक्ष्यामः। कर्मपुरुषच्या चिकित्सेसाठी कर्मप्रधान चिकित्सा द्रव्य अधिक श्रेष्ठ आहेत मीन्स वनस्पती who are also the combination of महाभूत आत्मा मन प्राणी भी है ना उसी के प्रकार हाँ, काफी मुश्किल है सभी बातों को समझना। ठीक है, सिलसिला चालू रहेगा।